वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें क्रिप्टो के अंदर हम एंट्री करते हैं तो हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े टेक्निकल से लगते हैं, कॉम्प्लेक्स लगते हैं। कॉन्सेप्ट्स कई बारी बड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमने ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर डील किया होता है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और गोल्ड के अंदर। तो हमें ऑब्वियसली बात है ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े टिपिकल लगते हैं। चैनल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है बिटनिंग का कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को इजी तरीके से, इजियर फॉर्म में आपको समझाना, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। जल्दी समझ में आ जाएंगे तो आपके जो फंडामेंटल्स हैं, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री की, वो इतनी अच्छी हो जाए कि फ्यूचर में आप बेटर डिसीजंस ले पाओ। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, आप जब भी बिटकॉइन के अंदर, आपने बिटकॉइन को पहली बार सुना होगा या किसी दोस्त यार ने या रिश्तेदार ने आपको पहली बार जब बिटकॉइन के बारे में बताया होगा, तो उसने इसके प्राइस के बारे में आपको हाईलाइट जरूर बताया होगा कि यार इसका प्राइस प्राइस पास्ट में क्या था, अभी कितने का हो गया और फ्यूचर में कितने का होने वाला है। और बड़ा ही एक्साइटेड होकर उन्होंने अपनी अपनी जर्नी को भी बताया होगा और बताया होगा कि कैसे उन्होंने प्रॉफिट बनाया इसमें, और आप भी कितना प्रॉफिट बना सकते हो। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब प्राइस पर्सपेक्टिव, नो डाउट बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है, लेकिन जब सिर्फ यही हमें पता होता है कि प्राइस के पर्सपेक्टिव से हम एंट्री लेते हैं ना किसी एसेट क्लास के अंदर, तो हमारा एक स्पेकुलेटिव माइंड एक्टिव हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि इसमें भैया कुछ पैसे लगाएंगे, कुछ दिनों बाद ये 30 40 50% बढ़ जाएगा, बेच बाज के हम निकल जाएंगे, जैसे हम और एसेट क्लास में से निकल जाते हैं। अगर आपको ये पता हो कि क्यों बिटकॉइन का प्राइस इतनी तेजी से पास्ट में बढ़ा है, अगर हम देखें 230% साल का रिटर्न दिया है, और क्या इसका पोटेंशियल है फ्यूचर में, क्या इसकी वजह है, अगर हमें ये कन्विक्शन हो जाए ना, अगर ये नॉलेज मिल जाए कि क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे और हो सकता है हम लंबे समय के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्टेड रहे, है ना। तो इस चीज को समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम पास्ट में किसी भी एसेट से अगर बिटकॉइन को कंपेयर करें, इसके क्लोजेस्ट एक एसेट क्लास से इसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि गोल्ड। होता क्या है कि हम किसी भी एसेट क्लास को अगर हम पकड़े तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ती है किसी भी एसेट की, तो जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ने लगती है साथ में। लेकिन जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ती है और जब प्राइस बढ़ती है, तो जो पीछे से सप्लाई है, जो सप्लायर है उस एसेट क्लास का, वो सप्लाई बढ़ा देता है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, तो जो प्राइस बढ़ी थी डिमांड बढ़ने के साथ साथ, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, बिकॉज सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाती है पीछे से। मैं क्लासिक एग्जांपल गोल्ड का बताता हूँ। जैसे हम ये देखते हैं सालों से कि हमें ये बताया गया कि गोल्ड जो है वो लिमिटेड है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि गोल्ड कितना टन बचा है ग्राउंड के नीचे। क्या आपको पता है भाई? सब ये कहते हैं कि स्केर्स है, लिमिटेड है, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता। तो गोल्ड के साथ क्या होता है कि गोल्ड कितना है ग्राउंड के अंदर, ये हमें नहीं पता। इनफैक्ट अभी जो ओशियन है ना, समुद्र की जो तट है, उस समुद्र तल के नीचे तो गोल्ड की माइनिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है। ठीक है, कि वहां कितना है। तो गोल्ड कितना है जमीन के नीचे, ये किसी को नहीं पता। हमें इतना जरूर पता है कि जैसे जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, पीछे से कहीं ना कहीं गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाती है। हाँ, उतनी नहीं बढ़ती जितनी कि और एसेट्स के हमने अंदर देखा कि इतनी तेजी से बढ़ जाती, क्योंकि गोल्ड की माइनिंग जो है वो बहुत ही एक एक्सपर्टीज का काम है। तो लेकिन हमने ये जरूर देखा कि जैसे जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, गोल्ड क्योंकि स्केर्स है, लिमिटेड नहीं है, स्केर्स है, तो उसकी जो माइनिंग है वो भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। लेकिन हमने देखा कि साल में 1 से 1.5% के करीब गोल्ड की जो सप्लाई पीछे से बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, पीछे से गोल्ड की सप्लाई बढ़ी। सप्लाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो माइनर है, उस वो मोटिवेशन मिल जाती है उसको, कहता है अरे वाह यार, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, चलो मैं एक्स्ट्रा लेबर और एक्स्ट्रा मशीन लगा के माइनिंग कर लेता हूँ गोल्ड की, और इस मैं ज्यादा प्रॉफिट बना पाऊंगा। जैसे ही वो सप्लाई इंक्रीज करता है, डिमांड जो है वो फॉल कर जाती है, और उसी हिसाब से प्राइस जो है वो फॉल कर जाती है। तो हमने ये देखा गोल्ड के केस में, सिमिलरली प्रॉपर्टी के केस में भी यही होता है। एक नई कॉलोनी कटती है, उसका प्राइस बढ़ता है, सिमिलरली जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो बिल्डर क्या होता है, उसके साथ बगल में एक और बिल्डर आ जाता है, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है,
और ऐसे ही ऐसे एक शहर में जैसे कंजेशन होता है उसके आउटर पे सोसाइटीज बढ़ने लगती हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि प्रॉपर्टी के अंदर भी सप्लाई पीछे से बढ़ती रहती है। और एक अगर हम एवरेज रिटर्न के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी भी हमें साल का 10 से 15%, हो सकता है कुछ शहरों में 20%, बट अगर एवरेज अगर हम देखें तो 12-15% के करीब आपको एक एवरेज रिटर्न देती है। सिमिलरली अगर हम स्टॉक्स के इंडेक्स फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो एक रिटर्न अगर हम देखें तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में एक रेट ऑफ रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और हमने ये भी देखा कि कोई भी एसेट क्लास हो, उसकी जो सप्लाई है पीछे से वो लिमिटेड नहीं है। तो इकोनॉमिक्स भी यही बात करता है। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्केर्सिटी को लेके। एक है एब्सोल्यूट स्केर्सिटी और एक है रिलेटिव स्केर्सिटी, जिसके थ्रू ये बताया गया कि कैसे जो स्केर्सिटी है उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है। तो मैं आपको दोनों जो चीजें, दोनों कंसेप्ट आपको एक पीपीटी फॉर्म में दिखाता हूं, उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये पीपीटी फॉर्म में अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। ये जो चार्ट है, अगर आप देखें जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये है हमारा रिलेटिव स्केर्सिटी, राइट। अगर हम रिलेटिव स्केर्सिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि आप इस वाली लाइन को देखो, ये एक ओरिजिनल डिमांड थी, राइट। और ये प्राइस और ये क्वांटिटी है। तो अगर हम देखें तो ये ओरिजिनल डिमांड थी किसी भी एसेट की, और ये ओरिजिनल प्राइस सप्लाई थी। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट होते हैं, ये पॉइंट ऑफ जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों पॉइंट्स का, यहाँ पे प्राइस डिसाइड होती है, राइट। तो डिमांड का जो ग्राफ है और जहां सप्लाई की लाइन जहां मीट हो रही है, इस पॉइंट पे प्राइस डिसाइड होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस डिसाइड हो गया, जहां पे दोनों डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पे ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, राइट। तो हमने दूसरे एसेट्स के अंदर बिटकॉइन के अलावा जो एक एसेट हो गई, और जो बाकी एसेट्स हैं जैसे गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, तो जैसे जैसे गोल्ड की अगर हम देखें डिमांड बढ़ती है, तो आप देखो ओरिजिनल डिमांड से ये एरो ये शो कर रहा है कि ये नई डिमांड फॉर्म हुई, ये जो डॉटेड लाइन है। तो जैसे ये नई डिमांड फॉर्म हुई, आप ये देखो कि जो ओरिजिनल सप्लाई है वो भी उसी तरीके से इंक्रीज हो गई पीछे से। आप ये देखो कि ये ओरिजिनल सप्लाई थी, ये ओरिजिनल डिमांड थी। जैसे डिमांड बढ़ी, डिमांड आप देख रहे होगे ये इंक्रीज हुई, इधर से सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। तो आप ये देखोगे कि ये डॉटेड लाइन न्यू डिमांड है, और डॉटेड लाइन इधर वाली ये न्यू सप्लाई है। तो ये इनका जहां पे ये दोनों दोबारा से इंटरसेक्ट करेंगे वह ओरिजिनल प्राइस निकल के आ जाएगा। तो आप देखोगे जैसे कि ट्रेडिशनल एसेट्स के अंदर, जैसे ही आपने देखा कि पहले ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल प्राइस पे, ओरिजिनल सप्लाई पे प्राइस निकल के आई, जैसे डिमांड इंक्रीज हुई वैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस फिर से नई प्राइस डिस्कवरी हुई। तो आप देखो ओरिजिनल प्राइस और जो पुरानी डिमांड और सप्लाई की, और जो न्यू डिमांड हुई तो वैसी सप्लाई बढ़ गई, तो ये दोनों सेम लेवल पे हैं। तो प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, प्राइस जो है वो सेम लेवल पे ही। तो ये मैं जो बता रहा था आपको कि रिलेटिव स्कैर्सिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती है, वैसे ही सप्लाई बढ़ जाती है। तो जो आपके प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हम इस ग्राफ के थ्रू क्लियरली ये देख सकते हैं कि जैसे ये दोनों ग्राफ के यहाँ से आप देख सकते हो कि ओरिजिनल प्राइस इधर भी सेम थी, और ओरिजिनल प्राइस का जो दोनों का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है। तो ये आपकी हो गई रिलेटिव स्केर्सिटी। दूसरा कंसेप्ट है हमारा एब्सोल्यूट स्केर्सिटी। एब्सोल्यूट स्केर्सिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि आपने देखा कि ओरिजिनल डिमांड ये थी आपकी, और ये ओरिजिनल सप्लाई थी, जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी वहां पे आपका प्राइस डिस्कवरी हो गई, मतलब ये आपका प्राइस हो गया, ठीक है। अब ये कंसेप्ट ये कहता है एब्सोल्यूट स्केर्सिटी कि जैसे ही उस एसेट की डिमांड एक नई डिमांड
शिफ्ट हुई, मतलब डिमांड बढ़ी, आप ये देख रहे हो न्यू डिमांड, तो ये डॉटेड लाइन बढ़ी, लेकिन आप देख रहे हो कि उसकी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, राइट। ये जो एसेट है इसकी सप्लाई कांस्टेंट है, तो आप क्या देख रहे हो कि सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई, नई डिमांड इंक्रीज हुई, तो जो यहाँ प्राइस था ये बढ़ के अब नया प्राइस डिस्कवरी इस पॉइंट पे आ गया, तो आप क्या देख रहे हो कि ये प्राइस इंक्रीज हो गया, हायर प्राइस। तो ये कंसेप्ट है आपका एब्सोल्यूट स्केर्सिटी का, जो कि ये कहता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है एसेट की सप्लाई नहीं बढ़ती, तो जब एसेट की सप्लाई नहीं बढ़ती तो ये एब्सोल्यूट स्केर्सिटी का कंसेप्ट है, इसके अंदर जो प्राइस है दैट इज बाउंड टू इंक्रीज। तो हमें ये क्लियर पता है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है, ठीक है, जो टोटल सप्लाई है, और करीब 18 मिलियन के करीब जो है वो सप्लाई सर्कुलेटिंग, मतलब सप्लाई जो बिटकॉइन है वो माइन हो चुके हैं, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। और टोटल बिटकॉइन कितने माइन होने थे, वो होने थे 21 मिलियन। अब जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है, राइट, जैसे बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है, हमने देखा इंस्टीट्यूशंस डिमांड कर रहे हैं, एल सल्वाडोर में डिमांड में लीगल टेंडर घोषित हुआ, जैसे जैसे बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से बिटकॉइन की क्या सप्लाई बढ़ रही है, नहीं, बिटकॉइन की सप्लाई तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो जो हमारा एब्सोल्यूट स्केर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का अप्लाई होता है, वो ये कहता है कि भाई जैसे जैसे इसकी नई डिमांड शिफ्ट होगी, सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, तो प्राइस इसका इज बाउंड टू इंक्रीज। तो ये अकेला अगर आप देखो, ये बाकी जितने भी एसेट्स हैं उनके अंदर ये कंसेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहां हमने ये देखा कि जैसे डिमांड इंक्रीज होगी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो ये बिटकॉइन को बहुत स्पेशल बनाता है, ये जो कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन को स्पेशल बनाता है। अब ये अगर हमें ना क्या होता है, ये अगर कंसेप्ट हमें पता लग जाए तो अब अलग लेवल का कन्विक्शन आ जाता है कि नहीं। ये भी आप बताओ, आपको ये कन्विक्शन आई कि नहीं। इकोनॉमिक्स की स्टडी खुद एब्सोल्यूट स्केर्सिटी और रिलेटिव स्केर्सिटी ये बता रही है, ये मेरे बनाए हुए कंसेप्ट नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना कि आप बिटकॉइन के अंदर हमेशा, अगर ये आपको पता लग गया कि डिमांड इसकी बढ़नी ही है, और जब फ्यूचर में आज से 5 साल बाद 10 साल बाद और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई पीछे से है नहीं, तो डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है वो किस लेवल पे जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको ये कन्विक्शन हो गई तो ऑब्वियसली आप लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहोगे, बेहतर डिसीजन ले पाओगे। आप क्यों 10 20 40 50% के लिए आप प्रॉफिट लेके आप निकल जाओगे। आप एक लंबे समय के लिए अपने होराइजन को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहोगे, ताकि आपको बेहतर गेन हो सके, आप बेहतर रिटर्न पा सको फ्यूचर में। तो अगर आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने परिवार वालों में, आपस में, फैमिली में इस कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो को खासकर जरूर बताइएगा कि क्यों बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है और आगे भी फ्यूचर में बढ़ती रहेगी। तो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। लाइक करना जरूर, वीडियो को लाइक जरूर करेगा और भूलिएगा मत। थैंक यू वेरी मच।